मान लीजिए ये कोई एक डेंसर मीडियम है और हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बेस में यहाँ पे रखा हुआ है और ये डेंसर मीडियम है। इसको थोड़ा सा हम शो ऑफ कर देते भाई, ये हमारा एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। और ये हम बाहर रेयर मीडियम में, ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है जिसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम से देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो होता क्या है, इस रेस जो ऑब्जेक्ट है उससे कई सारी रेज निकलती हैं, ठीक है। जो सीधी रे निकलेगी वो तो बिना डेविएशन के बाहर चली आएगी। कोई रे जो टुवर्ड्स राइट होगी, मान लो वो इस तरीके से आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये दोनों का मीडियम का इंटरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो हमारा क्या होगा, ये हम यहाँ पे नॉर्मल बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा इस पॉइंट पे नॉर्मल है और हमारा मीडियम का डेंसर से रेयर हो रहा है। मीडियम की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है तो एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो एंगल है हमारा, जो अभी ये एंगल है इंसिडेंट रे का एंगल विद नॉर्मल, ये हमारा आगे चल के बढ़ जाएगा। तो रे हमारी क्या होगी, किसी दूसरी साइड में इस तरीके से आ जाएगी, ये एंगल हमारा बढ़ जाएगा। इस एंगल को हम आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं। तो ऐसा होगा क्योंकि हमारा हो क्या रहा है, जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हमें मिलेगा। अब कोई ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है यहाँ पे, सही है, ऑब्जर्वर है, उसकी मान लो हम लोग आई बना देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है तो इसको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, ये पीछे बाउंस बैक करके जो पीछे जहाँ पे मिलेगी किसी पॉइंट से, ठीक है, ये उसको यहाँ पे इमेज दिखाई देगी। ये ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ है लेकिन उसको उसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने शीशा रखा हुआ है और शीशे में मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, वो पीछे मान लो उधर है, तो वो पर्सन है तो उधर, लेकिन वो शीशे के थ्रू हमें इधर दिखाई देगा, तो हमें लगेगा शीशे के अंदर है, पीछे कहीं है उधर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जैसे मेरे सामने एक शीशा है यहाँ पे, सही है, अगर मैं इसमें सामने देखता हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे सामने दिख रही हैं, लेकिन वो सामने चीजें नहीं है, वो क्या उधर हैं, ठीक है। तो हमें फाइनली कौन सी इमेज दिखती है, हमें जो फाइनल रे हमारे पास आती है उस रे के हिसाब से हमें इमेज दिखती है। तो फाइनली कोई ऑब्जेक्ट की इमेज रे इधर से आ रही तो मुझे दिखेगा वो वहाँ है, लेकिन वो वहाँ नहीं है, कहीं और हो सकता है। तो ऐसा ही सेम केस यहाँ पे कि इस पर्सन को ये रे मिलेगी, ये पीछे आई है, पीछे यहाँ तक आई, इसको रिट्रेस करेंगे, इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे हमने इमेज बना दी। तो ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ है लेकिन उसको यहाँ दिखाई देगा। तो जो उसकी रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ कितनी है, अगर इसको हम यहाँ पे नेम दे दें, इसको मैं ए पॉइंट बोल दूं और इसको बी दे दूं, तो अगर देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो इस सरफेस से, जो डेंसर सरफेस है ना, इस सरफेस में कितना डेप्थ में, ओ बी इसकी रियल डेप्थ है और बी आई उसकी एपरेंट डेप्थ है। ये बात समझ में आ रही है, चेक करिए जरा, ओ बी उसकी रियल डेप्थ है, वो कितना गहराई में है, ओ बी, लेकिन दिख कितना ही गहराई में रहा है, बी आई, बताइए। जहां पे प्रॉब्लम हो उस बात को बताइए, वहां से हम लोग उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों के लिए? रिद्धि ये पॉइंट समझ में आ रहा है, समझ में आपको, बताइए। ठीक है, तो ये हमारा जो रियल डेप्थ है वो दैट है बी ओ, और जो हमारा एपरेंट है वो बी आई है। तो बस इसमें कुछ खास नहीं करना, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक बार स्नेल्स लॉ लगेगा, बस एक बार स्नेल्स लॉ लगेगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं उधर के लिए, ठीक है, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। तो लिखेंगे अप्लाई केवल एक डायग्राम बनाना, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको सॉल्व हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डेंसर का हम बोल देते हैं म्यू, ये मान लो गिलास मान लेते हैं बाहर, और बाहर अंदर ये गिलास मान लिया, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम को म्यू में बोल दिया हमने। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो दैट इज साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर और आउटर बाई इनर, यू ए बाई यू जी, यू ए बाई वो म्यू ए बाई म्यू जी, इस तरीके से ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में जो यहाँ पे देखेंगे ये एंगल हमारे कौन कौन से होंगे, ये एंगल
ये वाला एंगल कितना होगा चेक करिए, ये पहला लाइन है, ये हमारी लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल क्या होगा चेक करिए, ये एंगल हमारा आई होगा, सही है। और ये हमारा जो आर है, ये एंगल हमारा यहाँ पे आर के बराबर होगा। ये कैसे हुआ, अगर पहले लाइन्स हैं उनको कट करने वाली लाइन्स, यहाँ पे अगर एंगल हमारा आई बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल हमारा आई बनेगा। चेक करिए, एक तो पॉइंट हम लोगों ने ये वाला किया है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसा ही यहाँ पे किया हमने, ठीक है। जो इसके लिए देखिए यहाँ पे एंगल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल आ रहा है, ठीक है। ये चेक करिए वाली सेकंड फिगर, ये सेकंड फिगर चेक करिए, तो ये एंगल हमारा आर बनेगा, क्योंकि ये दोनों पहला लाइन्स है, ये लाइन उसको कट कर रही है, तो ये और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, आर और आर, ठीक है। तो इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। और साइन आई और साइन आर की वैल्यू इसमें जो ट्राइंगल्स हमारे आ चुके हैं, इनमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इक्वेशन में रख दिया। जो ट्राइंगल्स है उसमें साइन आई की वैल्यू निकालिए, साइन आई कितना हुआ इसमें, साइन क्या होता है, बेस बेस बाई हाइपोटेनस, ओ बी बाई ओ ए, हाँ परपेंडिकुलर बाई, हाँ ये गलत किया, हाँ गलत हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए बी बाई हाइपोटेनस इज ओ ए, ठीक है। ऐसे ही साइन आर करेंगे, साइन आर क्या बनेगा इसी वाले में, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए बी बाई आई ए, आई ए, ये दो जो वैल्यू आ चुकी हैं, इसको क्या कहेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। थोड़ा सा अब आगे बढ़े जाते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करने वाले हम लोग वैल्यूज के लिए, सही है। तो ये हमारा क्या हुआ, पुट करेंगे, तो ए बी बाई ओ ए डिवाइड बाई ए बी बाई आई ए इक्वल्स टू म्यू ए डिवाइड बाई म्यू जी। ये हमारा ए बी से भी कट जाएगा, तो क्या बनने वाला है, इसको देखिए क्या बनने वाला है, आई ए डिवाइड बाई ओ ए, आई ए बाई ओ ए इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, जो ये वैल्यू आई है इसको लिख सकते हैं म्यू जी बाई म्यू ए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू म्यू ए, आई ए डिवाइड बाई ओ ए। ये चेक करिए जरा इस एक्सप्रेशन के लिए, जो म्यू बाई म्यू जी था उसको रिवर्स कर दिया, 1 बाई म्यू जी बाई म्यू ए कर दिया, तो दैट इज म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आ चुका है, सही है। तो यहाँ पे जो आई ए है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे, अगर हमारा ये पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, इफ़ ए एंड बी आर नियर टू ईच अदर, ए और बी हमारे क्या है, एक दूसरे के पास हैं, ए और बी अगर हमारे एक दूसरे के पास हैं, तो ओ ए होगा ओ बी के बराबर, आई ए बराबर होगा आई बी के बराबर, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये एजम्पशन है यहाँ पे, तो हम लोग लिख देते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ if point A is near to point B, पॉइंट B के करीब है, ठीक है, तो क्या होगा, ओ ए ओ बी के बराबर होगा, ओ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ ए ओ बी के बराबर होगा, और आई ए अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, आई बी के बराबर, आई बी, ठीक है। जो ए की जगह बी रिप्लेस कर दिया हमने, ऐसे मान सकते हैं, ए और बी पास पास है, तो इसकी जगह बी रिप्लेस कर दिया है, तो इसकी इसी वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू जो आ चुकी हैं, इसको इक्वेशन, इसको अगर हमने मतलब 3 बोल रखा तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3 इक्वेशन पुट करने के बाद क्या हुआ, आई ए की जगह लिख देंगे, आई ए की जगह लिख देंगे आई ये जो वैल्यू आई है,
अच्छा ए बी से कट गया, तो ये ऊपर आ गया ना टर्म, ये क्यों? तो आई ए बाई ओ ए, आई ए बाई ओ ए, और ये जो टर्म है इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब ये म्यू ए बाई म्यू जी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई म्यू जी बाई म्यू ए। हम्म, ऐसा क्यों किया? एक्चुअली हमें गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का नहीं चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गिलास। हम नॉर्मली इस टर्म में ज्यादा डिनोट करते हैं, गिलास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से, है ना। अगर उस टर्म में रखते तो ये क्या बन जाता? एयर का विद रिस्पेक्ट टू गिलास। इसको तो रिवर्स करना ही था हमें, है ना, इसलिए किया, कोई वजह नहीं है। हमें लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर यूज करना है। खैर, तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी दोनों वैल्यू, ये क्वेश्चन 3 में वैल्यू पुट कर दी है। तो आई ए की जगह हो जाएगा आई बी, और ओ बी, ओ ए की जगह हो जाएगा ओ बी, और इक्वल्स टू 1 बाई म्यू जी म्यू ए। तो देख सकते हैं आई बी जो हो गया वो है ओ बी बाई म्यू जी ए, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो आई बी क्या है हमारा? आई बी क्या है हमारा? ये अपरेंट डेप्थ है, और ओ बी क्या है? रियल डेप्थ है। तो इसमें फॉर्मूला हमारा बन गया, इसको लेके हम लोग लिख सकते हैं, इसको लेके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको जो आया है उसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा कह रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? आई बी, आई बी हमारा क्या है? अपरेंट डेप्थ, इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये हमारा बनेगा फॉर्मूला, अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाई म्यू। तो अपरेंट डेप्थ हमेशा कम होती है, इसलिए म्यू से उससे डिवाइड करना कर रहे हैं, है ना। म्यू की वैल्यू मोर देन 1 हमेशा होती है। तो इसको एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं आपके लिए पूरा, ठीक है, एक मिनट रिव्यू कर लीजिए शुरुआत से ही। तो हम लोगों को इसका रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन देखना है कि रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन कैसे होता है। तो उसका एप्लीकेशन है ये कि जो हमें डेंसर मीडियम में रखी हुई चीज़ें होती हैं, अगर हम रेयर मीडियम से देखते हैं तो ऊपर को हमें उठी दिखाई देती हैं, सही है। उनकी अपरेंट डेप्थ हमें क्या दिखती है? कम हो जाती है रियल डेप्थ से। अगर वो 10 मीटर की गहराई पे हैं तो हमें दिखेगा वो लेस देन 10 मीटर है, 8 मीटर या कुछ मीटर की ऊंचाई पे दिख रहे हैं हमें। तो हमें जो दिखाई देंगे ऊपर उठी हुई चीज़ दिखाई देंगी, तो अपरेंट डेप्थ क्या होगी? रियल डेप्थ से कम होगी। तो ये हमने जो किसी ऑब्जेक्ट से रे निकलती हैं टुवार्ड्स लेफ्ट निकली होंगी, वो तो बेकार हो गई, हम उनके ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम इधर देख रहे हैं, तो रे को तुमने कंसीडर किया नहीं है। करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से बनाओगे तब भी आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट तब भी इधर से भी उठाई दिखाई देगा, सही है। चाहे लेफ्ट से देख लो चाहे राइट से देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्जेक्ट से सीधी रे निकलेंगी वो तो सीधी चली जाएंगी, ये रिफ्रैक्शन का केस नहीं कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो रेज आएगी, ये डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे है हमारी, यहाँ पे एंगल आई बनेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल हमारा आर बनेगा। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो हम क्या कराएंगे? एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो साइन आई बाई साइन आर और म्यू ए बाई म्यू जी, ये लगा दिया। इसके बाद में जो हमारा ये एंगल हमारा आई बना है अल्टरनेट एंगल से, ऐसे ही हमारा ये आर एंगल बना है। तो आई, साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमें यहाँ पे हटानी है, तो इसलिए साइन आई और साइन आर वहां से लगा दिया। दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन 1 में। कुछ कट गया, जो आ चुका है, जो आ गया उसको हमने देखा, जो हमारा आ गया, ये वैल्यू हमारी आ गई आई बाई ओ ए दिस। और हमें किस टर्म में बनाना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे तो उल्टा बन गया था, ए म्यू ए बाई म्यू जी का मतलब क्या होता है? ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा। तो हमें इस टर्म में नहीं चाहिए, हमें इसका रिवर्स टर्म चाहिए, तो हमने इसको 1 बाई में रिवर्स बोल दिया कि भैया 1 बाई म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू म्यू ए हमारा हो चुका है, इक्वेशन बन चुकी है। अगर हमारा जो ए और बी पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, सही है, अगर देखो ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं होंगे, अगर ज़्यादा दूर पॉइंट होगा तो वो हमेशा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा अंदर, बोलो आपका TIR बनेगा वहाँ पे, कि जो आपकी रे सीधी जाएगी, जितना दूर मतलब आप उसको रे को देखोगे तो उसके मतलब कि रिवर्स बैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक व्यू एंगल होता है हर एक का, किसी भी डेंसर मीडियम को से बाहर क्या होता है? एक कोन बनता है इस तरीके से, है इस तरीके कोन बनता है, उस कोन के बाहर आप नहीं देख सकते। तो अगर पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, ए और बी पॉइंट पास पास है हमारे, तो जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, और आई ए आई बी के बराबर है। यहाँ पे देख लेते हैं, देख लीजिए ये पास पास पॉइंट होंगे ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी ये अप्रॉक्सीमेट, ये वैल्यूज जो ये और ये बड़ी बड़ी जो वैल्यूज हैं ये अप्रॉक्सीमेट बराबर होंगी। ऐसे आई ए आई बी के अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा। तो ये वैल्यूज हमने ऐसे पुट कर दी,
ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, इसे चेंज कर दी। तो जो आई बी है वही हमारी क्या है, मतलब एपरेंट डेप्थ है, और ओ बी क्या है, रियल डेप्थ है। तो इसे एक्सप्रेशन आ गया हमारा एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ बाई म्यू होगी हमारी। अब इस एक्सप्रेशन को अगर इस तरीके से आता, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है एपरेंट डेप्थ किधर होगी रियल डेप्थ किधर होगी, तो बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सही है, वो क्या तरीका है, आप हमेशा देखिए म्यू से ही डिवाइड होगा। अगर आपसे पूछा जाए किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो आप कहोगे सी बाई म्यू। वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बाई म्यू। एपरेंट डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ बाई म्यू। क्योंकि म्यू बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी से मतलब मोर देन वन है, तो डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी इसकी। ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो दैट इज अ वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमेशा कम होगी। हाँ, इसका उल्टा भी मतलब ही पॉसिबल है। अगर कोई, जैसे कोई फिश है किसी फ्लाई मतलब किसी बर्ड के लिए देखती है, तो बर्ड की जो रियल डेप्थ होगी, मतलब रियल जो हाइट होगी, वो उसको और ऊपर दिखाई देगा। यानी कि फिश के लिए दिखाई देगा कि जो बर्ड है वो और ऊपर उड़ रही है, जो भी इसकी रियल है, वहां पे उसका उल्टा हो जाएगा, इसका ठीक रिवर्स केस बनेगा। वहां पे अप्रेंट डेप्थ बनेगी, अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो अप्रेंट डेप्थ का केस अपोजिट बन जाएगा। वहां पे अगर आप अब आप डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम को देख रहे हैं, बर्ड को मतलब कोई अगर फिश देख रही है बर्ड को, तो डेंसर से क्या देख रही है, रेरर में देख रही है, तो केस हमारा उल्टा बनेगा। तो वहां पे अप्रेंट डेप्थ बनेगी रियल डेप्थ इनटू म्यू, है ना। तो कहने का मीनिंग है कि अगर मतलब कि जो अगर हम रेयर से देख रहे हैं फिश के लिए, तो फिश हमें उठी हुई दिखाई देगी, लेकिन फिश को दिखेगा हम ऊपर और ज़्यादा ऊंचे, जो भी हमारी रियल पोजीशन से हमें उठा हुआ दिखाई देगी। तो फिश को नहीं दिखेगा कि तो बिल्कुल ऊपर ही बैठे हुए हैं, उसे लगा दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन इस तरीके से आएंगे। तो अप्रेंट डेप्थ होगी रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बताइए। तो आप नोट कर रहे हैं या नोट कर लिया आप लोगों ने, बताइए, साथ साथ किया है कैसे कर रहा है, कर लीजिए नोट, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हम्म। नहीं, अगर हम सुनिए, अगर हमसे मतलब हम लोगों से पूछा गया फिश हमें कितने डेप्थ में दिख रही है, ये पूछ रहे हो। नहीं नहीं, सुनो सुनो, इससे के नहीं परेशान, बड़ा सिंपल सा है। आपको हमेशा यही लेना है, आप ये मान के चलो गिलास का विद रिस्पेक्ट टू या वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ये रखना है, सही, नंबर एक, सही है। म्यू को तो यही रखना है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। अगर आपको मतलब कि आप अभी वाला केस कर रहे हैं कि रेयर से डेंसर में देख रहे हैं, तो म्यू इस वाले म्यू से डिवाइड होगा। अगर ठीक इसका केस हो जाए उल्टा, ठीक है, तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ इनटू दैट वैल्यू ऑफ दिस, ये इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू जी ए से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब जो यहाँ पे डिवाइडिंग फैक्टर है एग्जैक्ट वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा, मतलब पूरे मतलब आंसर में इससे भी यही हो जाएगा। जो डिवाइडिंग वाला फैक्टर है, अगर हम मतलब रेयर से ना देख के डेंसर से देखेंगे, तो ये जो फैक्टर जिसे हमने डिवाइड किया है ये मल्टीप्लाई में आएगा, एग्जैक्ट सेम जो कहते हो। फिर तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर उसको भी दो, अगर आप फैक्टर भी मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुंचा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में पहुंचा रहे हैं और उसको रिवर्स भी कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ, वही हो जाएगा ना दोबारा फिर तो वो, है ना। फैक्टर यही रखिए, यहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मोर देन वन हो जाएगा, तो हमारा जो अपेरेंट डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी दिखने लगेगी, रियल डेप्थ से बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है, आप नोट कर लीजिए इसे। इसके अलावा पॉइंट आता है कि उसकी शिफ्ट कितना हुआ, अगर यहाँ पे पूछा है शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट का मतलब ये दिखता अपेरेंट डेप्थ हो तो गई, लेकिन उसको कितना शिफ्ट दिख रहा है ऊपर के लिए, तो शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए चेक करके, शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी। शिफ्ट हमारा ये ओ आई शिफ्ट मारा हुआ है, मतलब रियल इतना था, इतना दिख रहा है, तो शिफ्ट कितना हुआ, ये वैल्यू शिफ्ट हुई है, ठीक है। ये शिफ्ट की वैल्यू इतनी है, क्यों, ये शिफ्ट हुआ है, यानी डेंसर की मीडियम की वजह से इतना शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, देख लीजिए कितना शिफ्ट होगा, टोटल में से ये वैल्यू हटा देंगे, तो शिफ्ट कितना हुआ, यहाँ आप देखिए शिफ्ट
इसे नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे। शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट हुआ यहाँ पे ये OB माइनस IB, OB माइनस IB, ठीक है। और OB क्या है, OB क्या है, रियल डेप्थ है, क्यों, OB हमारी क्या है, रियल डेप्थ। और IB क्या है, एपरेंट। एपरेंट क्या होती है, रियल बाई म्यू, क्यों बाई म्यू। तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ हमारी कॉमन आ जाएगी, क्यों 1 माइनस 1 बाई म्यू। और रियल डेप्थ का मतलब अगर हम ये कहें इसकी थिकनेस के टी की टर्म में ले लें कि भैया थिकनेस हमारी टी है, तो हम इसको कह सकते हैं टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और पहले वाले में भी हम लिखना चाहें ऐसे ही, पहले वाले में भी हम जो रियल है उसमें एपरेंट में फॉर्मूला लिखा, तब भी हम लिख सकते हैं। एपरेंट डेप्थ क्या होगी, एपरेंट डेप्थ होगी रियल, एपरेंट डेप्थ हमारी जो होगी, जस्ट सेकेंड, इसको लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ, ये क्या होगी, रियल डेप्थ मतलब टी बाई म्यू। कोई ऑब्जेक्ट कितना अंदर दिखाई देगा, जितना उसका ऊपर से देख रहे हैं, तो ये पॉइंट हम उसके बहुत करीब हैं, हमारी आई मत कहना आई भी कुछ ऊंचाई पे, मान लो बिल्कुल हम उसके करीब ही हैं, ऐसे देख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो थिकनेस है वो रियल डेप्थ हो जाएगी, जो हमारी गिलास की थिकनेस है वो रियल डेप्थ हो जाएगी, और म्यू से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एक फॉर्मूला तो हमारा है शिफ्ट का, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, और रियल और एपरेंट डेप्थ रियल बाई म्यू। ये बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला, इसको बड़ा आसानी से साथ कर सकते हैं टी बाई म्यू के लिए। ये हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, सी बाई म्यू, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बाई म्यू, है ना। एपरेंट डेप्थ क्या होती है, रियल डेप्थ बाई म्यू। तो इतना मैचिंग करके और क्या चाहिए। आप नोट कर लीजिए इसे बस, सही है। जिसको नहीं नोट किया हो या कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, सही है। बहुत नॉर्मल सा डेरिवेशन में पूरा बड़ा कर दिया। अब आप प्रॉपरली देख लीजिए जहां भी आपका, अब सही आ गया होगा, हाँ बिलर नहीं है, अब सही है, चेक करिए। कोई पोर्शन साफ नहीं दिख रहा तो बड़ा करूं, जूम कर दूं, उसके लिए बताइए। जूम तो शायद आप लोग अपनी मीटिंग में भी कर पा रहे होंगे, गूगल मीट में ऑप्शन होता है शायद। सोहम डेट समझ में आ गया। हाँ, बस एक बार रिफ्लेक्शन है तो एक बार साइन आपका स्नेल्स लॉ लगेगा, जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है उतनी बार स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। और आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे वहां से है, और आई और आर की वैल्यू वहां से तो यूज होगी नहीं, जो अंदर ट्रायंगल्स बने उनसे लगानी है। पॉइंट पास में है तो ये वैल्यू हमारी ओ ए ओ बी के बराबर होगी, आई ए आई बी के बराबर होगी, बस साइड पुट कर दिया। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम का रिस्पेक्ट टू एयर या इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से। नोट हो जाए तो बता दीजिए, बताइए मुझे। ठीक है। ठीक है, ओके, हो गया आपका सिद्धार्थ। तो ये तो भाई ये जो मैंने अभी आपको बोला था, नॉर्मल शिफ्ट किसे कहेंगे, तो ये तो हमने फिर से वही डेरिवेशन जो हमने किया है वही लिख दिया उसे, कि शिफ्ट कितना हो गया, जैसे वो यहाँ पे है लेकिन ऊपर इतना दिख रहा है, तो ये वैल्यू पूछी कितना शिफ्ट हो गया ऊपर के लिए, तो इतना शिफ्ट हो गया, हमने बात कर रखी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमारा मीनिंग है कि अगर लाइट रे, वैसे मैं बताऊं होता क्या है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर मैं इसको, जैसे मैंने बोला ये मीडियम है और ये मान लो डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है। इसको डेंसर बनाने का हल्का सा लाइनिंग कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, ठीक है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम से कोई लाइट है ना वो गई इस इधर के लिए, सही है। तो हमें पहले ही पता है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है ना। डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है।
ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है, जो पोर्शन रिफ्लेक्शन तो होता है, कुछ पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट भी करता है, कुछ पोर्शन लाइट का हमारा रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है कि अगर लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कुछ पोर्शन हमारा रिफ्लेक्ट भी करता है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन एक ऐसा एंगल होता है कि उसके बाद, जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उस एंगल के बाद उस एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल पे अगर आप हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमारा, तो लाइट रे हमारी क्या है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए कि ये हमारी, मान लीजिए ये रेज हैं, ये हमारी किसी स्नेल्स लॉ के हिसाब से बाउंड है। अगर आप, ये एंगल हमारा इस समय पता है, ये एंगल आई है और ये एंगल हमारा आर है। अगर ये एंगल आई हम बढ़ा दें तो ये रे बाउंडेड है, ये इस तरीके घूमे। अगर आप इस एंगल को बढ़ाएंगे तो ये रे भी हमारी इधर को टिल्ट होगी। अगर ये एंगल हमारा बढ़ेगा तो ये एंगल आर भी हमारा बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आर हमारा 90 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, रिफ्रैक्शन का एंगल मोर देन 90 कभी हो नहीं सकता। तो कोई सिचुएशन हमारी ऐसी भी बन सकती है, इस तरीके की, इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। किसी एंगल पे हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो, लाइट रे दोनों मीडियम के जो इंटरफेस है उसके पैरेलल चली जाए, उसको ग्लेज करती हुई निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो खास एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहां 90 डिग्री होता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ, मतलब दैट इज क्रिटिकल एंगल, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो ये कंडीशन हमारी होती है क्रिटिकल एंगल की। तो अगर हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये लाइट जो हमारी है, जो इस इंटरफेस पे ग्लेजिंग होकर जा रही थी, ये बाउंस बैक हो जाएगी पूरी की पूरी, उससे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये जो हमारी कंडीशन है, मान लो ये डायग्राम हमारा बना हुआ है कि किसी पार्टिकुलर एंगल पे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन सकती है, हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, थीटा आई सी डिवाइड बाई साइन आई बाई साइन आर, तो दिस बाई दिस, साइन आर हमारा कितना है 90 डिग्री। और यहाँ पे जो भी एंगल्स लिखे हैं, देख डेंसर के लिए म्यू 2 बोला हुआ है, तो हमें पता है दिस बाई, मतलब इंसिडेंट बाई दिस और दैट बाई दिस, यानी म्यू 1 बाई म्यू 2 आएगा, यहाँ पे म्यू 1 बाई म्यू 2 आएगा। ठीक है, कैसे, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, वही दोबारा म्यू 1 बाई म्यू 2, इस तरीके से। और साइन एंटी वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन एंटी वैल्यू 1 होती है। तो साइन ये क्या बना इसके बाद में, क्या एक्सप्रेशन बना हमारा, इसको अगर हम लिखें, ये क्या एक्सप्रेशन बना हमारा, साइन क्रिटिकल एंगल दैट इज म्यू 1 बाई म्यू 2, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई, ये कितना एंगल वैसे, अगर अभी इसे ऐसे लिखना चाहें तो अभी क्या बोल सकते हैं इसे, ये क्या हो गया, ये म्यू 1 2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको रिवर्स में लिखें, म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1 एंड थीटा सी, क्रिटिकल एंगल हमारा ये हुआ। और ये इस तरीके से हमने क्यों लिखा है कि ये जो हमारा डेंसर मीडियम है ये 2 माना गया म्यू 2 और यहाँ पे म्यू 1, तो इसी फॉर्म में लिखा है। क्रिटिकल एंगल का जो साइन एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई refractive index of second medium with respect to 1, और that is denser medium with respect to rarer medium। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट यही हमारा निकालने का, लिखने का तरीका होता है, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है नॉर्मली, दैट शुड बी मोर देन 1, अगर रिवर्स में लिखोगे तो लेस देन 1 आ जाएगी, तो दैट इज ओके। लेकिन पॉइंट यही है कि इस तरीके से लिखेंगे। तो क्रिटिकल एंगल का हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है। तो कब अगर हमें किसी डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो उसका रिवर्स करके सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। उस एंगल पे क्या होगा, उस एंगल पे अगर हम डेंसर मीडियम में रे को डालेंगे तो वो क्या करेगी, जो उसका रिफ्रैक्शन एंगल होगा, सही, वो 90 डिग्री होगा, वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा हमारा, सही है। देखिए इसमें कोई पॉइंट आपको पूछना तो पूछ सकते हैं, बताइए। तो critical angle is that special angle at which the angle of refraction is 90 degree. If you are applying ray at a bigger angle than a critical angle, the refracted ray bounce back into the denser medium, that is known as total internal reflection। बताइए।
अच्छा, क्रिटिकल एंगल के बारे में, तो जैसे इसका मीनिंग जो हमने पहले, तो ये देखो डेरिवेशन क्या है, पहले दोबारा से एक दो बातें बोलते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाने की कोशिश करती है रे, तो क्या होता है, एक सेकंड पेज ले लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास ये एक मीडियम है, इस तरीके देखिए, ये डेंसर मीडियम है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, सही है। अब हमने कहा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसको उससे कुछ रेज निकल रही, तो हमारी मान लो ये रे गई इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेंसर से रेरर में जा रही, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, हमारा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मल पता होना चाहिए, बिना नॉर्मल के रिफ्रैक्शन हमारा होगा नहीं, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे नॉर्मल हमारा ये है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, सही है, तो रिफ्रैक्टेड रे चूंकि हमारा डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो एंगल हमारा बढ़ जाएगा। और पहले भी पता है डेंसर से रेरर में जाती है रे, तो क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल साथ जो एंगल है वो एंगल नहीं रहेगा, कुछ एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उससे, सही है, ये हमारा नहीं रहेगा, ये हमारी इस तरीके से, तो हमारा ये आर, ये हमारा एंगल बन गया, आर एंगल बन गया, ठीक है, इस तरीके से साइन आई साइन आर। तो अगर हमारा अब ये इनके बीच में रिलेशन बन गया कि ये एंगल हमेशा मतलब आई से आर एंगल बड़ा है, इसमें देख सकते हो आई से एंगल आर वाला बड़ा है और आई हमारा छोटा है। अगर हमारी मान लो यही रे आगे दिखाएं, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना दिखाएं, कोई और दिखाएं आगे, तो ये एंगल ऑफ आई और बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और बड़ा हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बड़ा हो जाएगा। देखिए अगर हम इसी पॉइंट आगे किसी पॉइंट पे हम रिफ्लेक्शन मान लें, चलो मैं अलग कलर से रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये रे हमारी ये आगे जाके मान लो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट देखिए, अब इस पॉइंट पे देखिए ये हमारा एंगल आई पहले से बढ़ गया, बताइए पहले से ये एंगल, ये मान लो I1 मान लो, ये दूसरा वाला I2 है, क्या I2 एंगल बड़ा है I1 से, चेक करिए, है ना, ये एंगल हमारा I2 I1 से बड़ा है, तो ये एंगल बड़ा होगा तो R और बड़ा हो जाएगा, तो R जो हमारा था जो जो भी एंगल है ये और ज़्यादा ऐसे बाउंस इस तरीके से होगा, तो ये एंगल R जो R2 बनेगा हमारा वो R1 से और ज़्यादा होगा। अगर हमारा एंगल I बड़ा होगा तो R बड़ा होगा, I1 से I2 बड़ा है तो R1 से R2 हमारा बड़ा होगा, है ना, इस तरीके से। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी एक खास एंगल पे, वो एंगल हमारा स्पेशल एंगल कहलाता है जब हमारा R2 कितना हो जाए, 90 हो जाए, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसमें एक फिगर हमारे पास और भी, ये देखिए ये फिगर इसके लिए शो करती है, ये देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट वही है, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये कंडीशन होगी, आगे हुआ तो ऐसी कंडीशन होगी, देखिए, है ना, ये पहला वाला रिफ्रैक्शन यहाँ दिखाया गया, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन। फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्शन में क्या अंतर, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आप देखने की कोशिश करिए, बताइए फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या अंतर, बताइए फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, इस रिफ्रैक्शन में और इस वाले रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, आई हमारा बढ़ गया, आई हमारा बढ़ गया, तो हमारा जो आर था वो भी बढ़ गया, तो आर यहाँ पे ये था, अब क्या 90 भी हो, कुछ और एंगल भी हो सकता है, बढ़ गया। तो जिस हमारे एक ये वाला एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है अगर हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, अगर रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है उस समय एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अगर हमारा और आगे वाला पॉइंट लोगे उसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो एंगल हमारा और ज्यादा बढ़ गया, ये इट इज ठीक है। अगर इसको I1 बोल दें पहले वाले को, दूसरे वाले को I2 और तीसरे लोग I3, तो I3 क्या है, I2 से बड़ा है और I2 I1 से बड़ा है, तो क्रिटिकल ये जो I3 है I2 से बड़ा है और I2 हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे हमारी रे आ रही तो बाउंस बैक हो गई, टोटली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए ये रेज हमारी जो है ये रिलेशन में बाउंड होती है इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसको इंसिडेंट रे को बढ़ाएंगे इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हमारी घूमेगी, ये दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में काफी हद तक, सही है, एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं जुड़ी हुई है, थोड़ा तो मतलब कि इनमें एंगल चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर हमारा एंगल आई बढ़ेगा तो एंगल आर भी बढ़ेगा, तो जिस एंगल पे हमारा रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को कहते हैं आपका क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा एंगल होगा तो हमारा क्या होगा, रे हमारी बाउंस बैक करेगी। इस डायग्राम को समझ सकते हैं,
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर रे जाएगी तो अंदर ही लौट आएगी। ठीक है, बताइए सिद्धार्थ। ठीक है, थोड़ा देखिए इसको पहले भी आप ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा चैप्टर है, सही है। तो इसको और भी तरीके से समझना चाहें, देखिए एक यहाँ पे एक पॉइंट और गिवन हमारे पास, सही है। देखिए ये फिगर देखिए, ऊपर वाली फिगर देखिए, एक ये, कौन से वाले में? हाँ, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा नहीं होगा, टोटल। देखो अभी पहले भी मैंने आपको थ्योरेटिकली बोला कि अगर हमारी कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट, आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन भी थोड़ा थोड़ा होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल एंगल्स से ज्यादा अगर एंगल होगा तो सारी रे बाउंस बैक कर जाएगी, सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होता था, पहले भी होता था, रिफ्लेक्शन पहले भी होता था इनफैक्ट। ये ऐसा कह सकते हैं, रेयर मीडियम से जाएगी तब भी बाउंस बैक करती थोड़ा बहुत, लेकिन वहां पे कभी ऐसा ऑप्शन बनता नहीं है कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे बनता है, डेंसर से रेयर में जब रे जाती है तो एक ऐसा ऑप्शन बनता है कि टोटल रे भी हमारी रिफ्लेक्ट होके आ जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है। वहां पर एक ऑप्शन, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं बनता है रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन का। तो डेंसर से रेयर में जब रे जाती है तो अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है तो बाउंस बैक टोटल हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल छोटा है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही हो रहे होते हैं। हम बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हैं उस समय, लेकिन रिफ्लेक्शन भी हमेशा होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम उसको TIR नहीं बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते हैं, है ना। इस तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए अगर कोई भी रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है उसका, मोर देन क्रिटिकल एंगल है, मोर देन क्रिटिकल अगर एंगल है हमारा कोई भी रे का, तो वो रे क्या करेगी, बाउंस बैक कराएगी, डेंसर मीडियम से रेयर में जा ही नहीं पाएगी, बाउंस बैक होके लौट ही आई, खुद ही निकल ही नहीं पाएगी। तो यही हमारा केस होता है, जो हमारा वो डायमंड होता है, डायमंड के केस में भी यही होता है। डायमंड की कटिंग बहुत अलग स्पेशल तरीके से की जाती है, बना तो हम ऐसे ही दे रहे हैं नॉर्मली, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी होती है कि उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से होती है, ठीक है, कि उसके अंदर एक बार ये अगर एक बार ये चली जाए, सही है, तो वो इसमें अंदर अंदर तो किसी तरीके अगर चली गई तो अंदर जिस भी सरफेस पड़ती है उस सरफेस पे क्या होता है, वो एंगल हमेशा मोर देन क्रिटिकल एंगल ही बनता है। इनफैक्ट जो क्रिटिकल एंगल होता है वो ना, क्रिटिकल एंगल ध्यान दीजिए, इस किसी मटेरियल के सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। देखिए अभी हमने देखा ना, रिफ्रैक्टिव आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कि किसी भी सब्सटेंस का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 1/μ ऑफ दैट, जो भी सब्सटेंस है, दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, ये होता है हमेशा। तो अगर उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और एंगल उसका कम आएगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, डायमंड का दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल क्या आ जाता है, कम। और क्रिटिकल एंगल कम आने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, तो 30 डिग्री से थोड़े बड़े नहीं, सारी रे बाउंस बैक होने लगी। अगर मैंने कहा क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है तो बहुत ज्यादा केस मिल गया, कोई 50 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से अंदर की कोई रे होगी तो बाउंस बैक ही नहीं करेगी। तो डायमंड में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन जाता है नॉर्मली। जो भी रे इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, जिस भी सरफेस से पड़ रहा है ये मोर देन क्रिटिकल एंगल बन जाता है बाय डिफॉल्ट। तो वो रे कभी बाहर निकल ही नहीं पाती, अंदर बाउंस बैक करती रहती है। तो फिर डायमंड क्या है, स्पार्कलिंग बड़ी अच्छी दिखाई देती है। देखिए इसके लिए मैंने ये आपको टेबल भी दी है, ये देखिए हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी के दिए हैं, देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सबसे ज्यादा है। जो भी हमारे सब्सटेंस है, अगर वाटर का 1.33 दैट इज 4/3, क्राउन ग्लास का इतना है, फ्लिंट ग्लास का इतना है, उससे भी ज्यादा बड़ा है। डायमंड का बहुत ज्यादा है, 2.42। जितना ज्यादा क्रिटिकल, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही इसका क्रिटिकल एंगल कम है, 24 डिग्री, यानी 25 डिग्री पे भी कोई रे जा रही है तो बाउंस बैक कर जाएगी, 26 पे जा रही, मोर देन 25 मतलब 24.41 से कोई भी रे ज्यादा होगी बाउंस बैक करनी है। अब अगर देखो यहाँ पे वाटर में कितना है, 48 डिग्री, मतलब इसका डबल है लगभग। वाटर में 48 डिग्री तक रे बाउंस बैक नहीं करेगी, 48 से ऊपर जाएगी तब बाउंस बैक करेगी, है ना। तो किसी भी मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हमारा किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, उसी में
TIR होने के चांसेस दूसरों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट हमारा वो है, क्या कहते हैं, एक टेबल है, इसको हम देख सकते हैं। हमें लास्ट में केवल इतना याद कर लीजिए, बड़ा आसान रहेगा कि डायमंड का अप्रॉक्सीमेट 24 डिग्री के आसपास होता है और इसका 50 डिग्री के आसपास होता है। और इनफैक्ट आपका ये भी लगभग डबल डबल होते हैं, ये 1.33 और लगभग 2.42 है ना, ये भी लगभग अप्रॉक्सीमेट डबल होता है। इससे देखो काफ़ी हद तक डबल ही है, दोनों चीज़ें डबल हैं। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का डबल होता है वाटर के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्स, तो क्रिटिकल एंगल भी हाफ होता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल हाफ होता है। तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो कोई भी अगर मोर देन क्रिटिकल एंगल पे होगी तो वो बाउंस बैक करनी ही करनी है। ठीक है, बताइए आगे बढ़े। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये तो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड हमारा इसी वजह से काफ़ी चमकता है, सही है, ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट है 2.42, और इसी वजह से इसका जो आपका जो क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो डायमंड इसी वजह से स्पार्कलिंग, यानी कि जो आपका शाइनिंग होती है वो इसी वजह से होती है। इसके अलावा मिरर्स जो होती है, जिससे मरीज का भी बोलते हैं हिंदी में, मरीज का, मिरग मरीज का बोलते हैं, जो भी है ये इसका बोलते हैं। जैसे आप अगर किसी ऐसी वेदर में जाएं, ऐसी लोकेशन में जाएं जहाँ पे जैसे आपका डिजर्ट है, डिजर्ट में क्या होता है, जो रेत होती है नीचे वाली बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है। तो जो सरफेस होती है हॉट एयर के, मतलब जो डिजर्ट की सरफेस है, रेत है, इसके पास की सरफेस होती है भैया, वो क्या होती है, वो सरफेस हमारी कैसी हो जाती है, वो सरफेस हमारी हॉट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एयर होती है उससे मॉइस्चर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यहाँ से मॉइस्चर क्या हो जाता है, उड़ जाता है मॉइस्चर, यहाँ से मॉइस्चर उड़ जाता है, तो यह क्या हो जाता है, रेयर मीडियम हो जाता है, और ऊपर मीडियम नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे हॉट एयर के पास में क्या होता है, मॉइस्चर उड़ जाता है, तो मीडियम हमारा क्या, रेयर हो जाता है। तो इसको लिख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए। तो ये बन गया हॉट एयर के जस्ट पास बन गया रेयर मीडियम, और इससे ऊपर क्या रहता है, डेंसर मीडियम। तो क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे जैसे ट्री वगैरह होते हैं, सही है, तो ट्री से जो रेज निकलती हैं, मान लो सही है, रे तो सब तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, वो तो सीधी सीधी चली आएंगी, मीडियम होमोजीनियस है वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज है, वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे, तब प्रॉब्लम है। अगर जैसे मान लो होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या है, ये रे जैसे मान लो ये मीडियम बिल्कुल होमोजीनियस, ध्यान दीजिए, बिल्कुल प्लेन मीडियम है, कुछ भी वेरिएशन नहीं है, तो लाइट रे क्या होगी, लाइट रे ऐसी चली जाएगी सीधी। लेकिन अगर ये मीडियम वेरिएबल है, यहाँ पे मतलब कि रेयर से डेंसर हो रहा है, डेंसर रेयर, तो ये रे सीधी नहीं आएगी, बाउंस मतलब कहीं भी टर्न भी हो सकती है रे, ये रे टर्न हो सकती है, ध्यान रखिए। अगर होमोजीनियस मीडियम है तभी स्ट्रेट होगी, अदरवाइज टर्न हो सकती है। ठीक है, तो ऊपर तो होमोजीनियस मीडियम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल मीडियम है, रेयर से डेंसर हो रहा है ऊपर के लिए, तो जो ट्री से जो नीचे के लिए जाएंगी वो डेंसर से रेयर पे जा रही है, डेंसर से मतलब डेंसर मीडियम में और रेयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे TIR हो जाता है, तो ये रे बाउंस बैक कर जाती है। बाउंस बैक करके कोई पर्सन होता है तो उसे दिखाई देती है, तो उस पर्सन को ये दिखाई, तो रे उस पर्सन को ट्री से मतलब नहीं है, उसको रे से मतलब है, जो रे उसकी आंख में ऐसी पहुंची है तो उसको पीछे रिट्रेस करेगा, तो पीछे कहीं पे जो पॉइंट बनेगा उसे पीछे कहीं दिखाई देगा कि पीछे कुछ ट्री वगैरह बना हुआ है। मैंने आपको अभी बोला कि मेरे सामने शीशा है, मैं शीशे में कोई चीज देख रहा हूं, तो वो चीज मुझे यहां दिख रही है, जबकि वो वहां पे नहीं है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से रे निकल के इस शीशे में आएंगी, शीशे से बाउंस होकर मेरे पास आ रही हैं, लेकिन मुझे इसीलिए दिख रहा है कि वो चीज वहां है क्योंकि मेरे पास रे वहां से आ रही हैं। तो रे से मतलब है, तो इस पर्सन को दिखेगा रे नीचे से आ रही है, ये रे जो आई है इसके आंखों के पास, इसको पीछे बाउंस बैक करेंगे, यहाँ पे मिलेगी, तो इसको लगेगा कि यहाँ पर कोई ट्री है हमारा। ठीक है, तो यानी कि अगर मतलब कि उसको दिखेगा ट्री फ्लिप हो गया। अब माइंड में क्या कंफ्यूजन होगा कि कोई ट्री सीधा होता है वो रिवर्स दिख रहा, तो हमें लगेगा अरे वहां पानी है शायद, कि वाटर में ही ऐसा होता है, वाटर में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो उसे लगेगा अरे वहां पे ट्री है और ट्री का वो पीछे कुछ बनना है रिवर्स में, तो लग रहा है वो वहां पे पानी है शायद, तो कंफ्यूजन होता है। और कई बार रियल में भी होता है, वहां पे ऐसा भी नहीं पानी कहीं होता ही नहीं, हो सकता कहीं पे पानी भी हो, तो उनको लेकिन कन्फ्यूजन होता है, उसका लगता है भैया वहाँ पे पानी, चलो पानी पीने चलते हैं, और गर्मी लग रही है वहाँ पे, डिजर्ट में वैसी गर्मी होती है पानी के लिए, हर इंसान वहाँ पे घूम रहा होता है, तड़प रहा होता है, सही है।
ये समझ में आया। तो हॉट जो हमारी रेत है वो हॉट है, उसके पास में क्या है, मीडियम हमारा कैसा रेरर होगा, और उसके ऊपर मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। तो डेंसर से रेरर में आएगी और बाउंस बैक कर आएगी। तो यहाँ पे TIR का ही कॉन्सेप्ट है। तो बोला ना ये किसका एप्लीकेशन है, TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि हॉट जो आपका रेत है, रेत के पास में रेत का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो रेत के सरफेस से जस्ट ऊपर मीडियम क्या होता है, रेयर हो जाता है, और बाकी मीडियम जैसा नॉर्मल वो है ही। तो यहाँ पे रेयर है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आप उसको डेंसर कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर में TIR, ये भी उसका एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर के जैसे हम लोगों को खिलौने देखे होंगे, आजकल मार्केट में आप लोग जाते हैं तो आपको खिलौने देखते होंगे ना, जो कई बार इस तरीके के खिलौने होते हैं, उनमें ऑप्टिकल फाइबर हमारा लगा होता है, इस तरीके व्हाइट व्हाइट कलर के पाइप्स होते हैं ऐसे ऐसे, सही है, ये व्हाइट कलर का बाई डिफॉल्ट होता है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, कोई सोर्स, मल्टीपल कलर का सोर्स लगा देते हैं यहाँ पे, सही है। तो ये लाइट है जो यहाँ से एंटर होती है, तो यहाँ से बीच में पाइप में कहीं नहीं निकलती है, यहाँ पे निकलती है किनारे पे आके। तो बड़ा अजीब सा, मतलब कि वो बच्चों को बड़ा डिफरेंस सा लगता है, डिफरेंट लगता है इसको। तो यहाँ पे लाइट जलाते हैं और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के एंड पे हमारी लाइट रे इमर्ज होती है, सही है, इस तरीके से। तो ये हमारा, ये भी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर में एग्जैक्ट क्या होता है तो उसको देखते हैं। अंदर एक बेसिक पाइप होता है जिसे कोर कहते हैं, और उसके बीच में देखो बताऊं, ये होती है मेन पाइप, ये ऑप्टिकल फाइबर का ये पीस है। ऑप्टिकल फाइबर अप्रोक्सीमेट कुछ कुछ या जैसे कुछ कुछ क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरीके से होता है, और काफी हद तक प्लास्टिक जैसा मटेरियल देखने में लगता है, लेकिन उसकी क्वालिटी प्लास्टिक से अलग होती है, प्लास्टिक नहीं होती है ना। तो और अगर आपको ब्रेक करेंगे तो कई बार ब्रेक भी हो जाता है, तो प्लास्टिक तो ब्रेक करती नहीं, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरह होता है, है ना। तो इसमें जो कोर होती है, ये डेटा को हमारा क्या करती है, इसको ये डेटा कैरी करने काम आती है। इस कोर के पास में हमारा क्या होता है, एक और मीडियम होता है, सही है, वो उससे कहते हैं क्लैडिंग। तो ये कोर होती, कोर में डेटा चलता है, कोर, और बाहर होती क्लैडिंग, और सबसे बाहर होती है बफर कोटिंग, या इसको कहते हैं जैकेट। जैकेट का मतलब इन दोनों को कवर कर देते हैं प्लास्टिक के शीट में, तो उसको, ठीक है, उसको जैकेट पे बना देते हैं, इसको भी कवर कर देते हैं, इससे कि इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जैकेट होती है, या कोटिंग कर देते हैं, सही है, जैकेट। तो दो ही पाइप हमारे इंपॉर्टेंट है, कोर और क्लैडिंग। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है, क्लैडिंग का उसके रिस्पेक्ट में कम होता है, तो ये डेंसर, और बाहर क्या होता है, रेयर मीडियम। तो जो लाइट रे हम यहाँ से भेजते हैं, इसमें लाइट रे वाला हमने इसमें एंटर करी, ये कोर में भेजी हम लाइट रे, तो ये इस तरीके से इस तरीके से एंगल भेजते हैं स्टार्टिंग में ही, कि ये जो कोर और क्लैडिंग के बेस पे जो हमारा क्या बनता है, क्रिटिकल एंगल बनता है, तो ये एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो ये रे हमारी क्या होती है, बाउंस बैक कर जाती है, ये रे क्या करती है, बाउंस बैक, फिर बाउंस बैक करती, फिर बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक ही करती रहती है, और कोर में ही आगे मूव करती रहती है गाइडेड मीडियम की तरीके से। तो क्या सिचुएशन, फिर से बोलते हैं, कोर हमारा डेंसर है, कोर हमारा डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू क्लैडिंग, ये रेयर है, कोर हमारा डेंसर है, और बाहर वाला हमारा क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम है। तो इसका जो एंगल ऑफ हमारा इंसिडेंट रे का होता है वो इस तरीके से मेंटेन करते हैं हम लोग, कि हमारा ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारी बाउंस बैक कर जाएगी, तो कोर में ही बाउंस बैक करती रहती है, और कोर से बेचारी बाहर निकल ही नहीं पाती है। अब आपके मन में सर केवल कोर ही कोर रखते, ना क्लैडिंग रखते, ना जैकेट रखते, तो अच्छा होता, हमारा इंस्टॉलेशन का कॉस्ट बच जाता। देखो, लेकिन कोर और क्लैडिंग की इंपॉर्टेंस आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम, कोई मीडियम डेंसर है, अगर उसके पड़ोस में रेयर मीडियम नहीं होगा तो उनका आपस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगता है। अगर ये एक मीडियम डेंसर है, काफी डेंसर है, और दूसरा मीडियम में उसके आसपास ही डेंसर है, तो उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, कम आएगा। तो इंपॉर्टेंट वही वाली बात है, जैसे एक एग्जांपल आप स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आपके स्कूल में कोई सब्जेक्ट है 70 मार्क्स का, पेपर हुआ 70 मार्क्स का, और आपके मार्क्स आए मतलब 40 मार्क्स आए, तो 70 से 40 काफी कम है। लेकिन पता चल सारी क्लास फेल हो रही है, तो आपके 40 मार्क्स भी क्या माने जाएंगे, अच्छे माने, अरे 40 मार्क्स आ गए, सारी क्लास तो फेल है, किसी के भी नहीं है, किसी के 5, 10, 15, 20 नंबर, आपके 40 मार्क्स आ गए।
है ना। तो रेफरेंस लेवल है, क्या है, रेफरेंस लेवल है। अगर सारे, तो इसी तरीके से जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तभी हो पाएगा जब क्लैडिंग का कम रखेंगे। तो क्लैडिंग का कम कर देते हैं, कोर का ज्यादा करते हैं, तो ये रिलेटिव होंगे दोनों ही आपके पास। मीडियम आपको रेयर और डेंसर खुद बनाने पड़ेंगे। और जो इसको जो ये पाइप टूट ना जाए तो उसको जैकेट से कवर करोगे, जैसे कोई भी आपके पाइप, जैसे बिजली के तार होते हैं उनको भी आप कवर करते हो किसी वायर, है ना, जैकेट में कवर करते हो। तो दैट इज सेम केस हियर आल्सो, कि आपको इस पूरे को मतलब कि कवर करना होगा जिससे कि आपका डैमेज ना हो और हमारा लॉन्ग लास्टिंग ये सिस्टम रहे। तो कोर और क्लैडिंग का गेम है, जैकेट हमारा बाहर है, इसको टोटली कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर का वायर। ऑप्टिकल फाइबर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, और इसका ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। अभी जैसे हम लोग कॉपर का कनेक्शन लेते थे, तो मेरे पास जो, अगर कॉपर कनेक्शन की बात करें, तो जो हमारे पास स्पीड आती थी वो हद से 50 Mbps, 60, 70, 80 Mbps आ पाए मान लो, सही है। और यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर लग गया तो 200 Mbps तो हमारी डाउनलोड 200 है, अपलोड और भी ज़्यादा है, 300 के आसपास अपलोड स्पीड है। अगर मैं 1 GB का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे इस समय, तो अप्रॉक्सीमेट मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। 700 MB या 1.5-2 GB की मूवी को मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ वाईफाई के थ्रू, तो मुझे नॉट मोर देन 1.5 मिनट, 90 सेकेंड्स लगते हैं 1.5-2 GB की मूवी डाउनलोड होने में। ऑप्टिकल फाइबर का गेम है। अभी तक ये ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क में ही इतनी स्पीड है, कॉपर के नेटवर्क में जो हमारा फिजिकल कनेक्शन होता था उसमें इतनी अच्छी स्पीड नहीं होती थी। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है,